अगर तुम सोचते हो कि बेस्ट स्टॉक्स चुनना ही इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है तो तुम गलत हो। वॉरेन बफेट इतने बड़े इन्वेस्टर इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो बेस्ट स्टॉक्स ढूंढ निकालते हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि वो गलत स्टॉक्स को रिजेक्ट करना जानते हैं। आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन बाय पुलक प्रसाद। आज का वीडियो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम लोगों ने बहुत साल से कोशिश नहीं की है। आइडिया सिंपल है, लेकिन इस तरह के मैथमेटिक्स हम लोग को बहुत बार यूज़ करना होगा, बहुत बार। जैसे कोई आदमी दुकान में जाए, 100 रुपये का नोट दे, 75 रुपये का बिल हो, तो वापस कितना मिलेगा? मैंने 100 रुपये का नोट दिया। हमने 100 रुपये का नोट दिया, 75 रुपये का बिल है, तो वापस कितना मिलेगा? 25। हाँ, 75 में से 25। और मान लीजिए आप बहुत छोटे बच्चे हैं और आपको वो आदमी बोल दे कि ये लो तुम्हारा पैसा वापस, 10 रुपये वापस कर दे, तो आपको नहीं पता। तो ऐसा धोखा होने का चांसेस होता है जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती, और फिर धीमे धीमे आप ऐसे किसी भी काम में नहीं घुसते जहाँ पर वो मैथमेटिक्स यूज़ होती है। जैसे हम लोग जानते हैं, वो सभी लोग जो खाना वगैरह बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो वही बिज़नेस करना चाहते हैं। वो कभी भी मैथमेटिक्स का बिज़नेस नहीं करेंगे क्योंकि वो बेसिक चीज़ें नहीं जानते। हालांकि है बहुत सिंपल, सब्जी काटना, रोटी बनाना, वो भी अपने आप में मुश्किल काम है। तो अगर हम आज के वीडियो में ये बेसिक मैथमेटिक्स भी समझ गए तो हमारे पास डबल इंसाइट हो जाएगा। पहला इंसाइट तो बहुत आसान है, आज की वीडियो का नाम ही है ग्रेट इन्वेस्टर इज़ अ ग्रेट रिजेक्टर, कि जो ग्रेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत बड़े रिजेक्टर्स होते हैं। लेकिन उसको मैथमेटिकली समझना होगा, और ये इस किताब की शुरुआती मैथमेटिक्स है। आगे चल के बहुत सी मैथमेटिक्स हैं। लेट्स वॉक थ्रू अ सिंपल एग्जाम्पल दैट कॉन्ट्रास्ट्स टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। अब धीमे धीमे मुझे लग रहा है जैसे कि मैं आप लोगों को पिताजी बना रहा हूँ, पापा। वो खटाखट मैथ्स कर लेते हैं। हम लोग खटाखट मैथ्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम मैथ तो करना सीख लें। कहते हैं चलिए शुरू करिए। हम लोग दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देखते हैं। दो टाइप के लोग हैं जिनका स्टाइल अलग अलग है, एंड लेट्स देन सी इफ बफेट एडवाइस मेक्स एनी सेंस। और फिर देखते हैं वॉरेन बफेट का जो एडवाइस है उससे कोई मतलब बनता है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स हैड 4,400 लिस्टेड कंपनीज इन 2018। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अमेरिका में, यूएस में 4,400 लिस्टेड कंपनीज हैं 2018 में। फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम अराउंड 4,000। अब 4,400 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बजाय हम लोग 4,000 मानते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। फर्स्ट वी नीड टू डिसाइड हाउ मेनी ऑफ दीज आर गुड इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा इसमें से कितने गुड इन्वेस्टमेंट्स हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम किसको कहेंगे कि गुड कंपनी या गुड इन्वेस्टमेंट? जो हमको अच्छा रिटर्न्स देगी, एक डिसेंट रिटर्न देगी, हाँ, लॉन्ग टर्म में। इट हैज़ अ कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट टीम। उसकी जो टीम है मैनेजमेंट की, वो बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत लायक है और बहुत ईमानदार है। अ मॉडेस्ट ग्रोथ रेट, कंपनी का ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छा है, मॉडेस्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। मेक्स इनफ मनी, पैसा भी काफ़ी बना लेती है। एंड हैज़ लो लेवरेज, और इसके पास बहुत लो लेवरेज है। ये लेवरेज क्या होती है? लेवरेज होता है कि किसी के पास उतना फायदा इसका, है ना? जब नहीं पता तो हम लोग दिमाग दौड़ाना शुरू कर देते हैं। बैंक क्या होता है? आपने ही बताया नहीं। बैंक का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम बैंक कर सकें। नदी का किनारा, आई कैन बैंक ऑन यू, भरोसा। बैंक मतलब भरोसा भी होता है। लेकिन ये सब नहीं कहा आपने, सीधे कहा अरे बैंक होता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? लेवरेज होता है, लेकिन आपको पता नहीं था, आप अंदाज़ा कर रहे थे, उसका मतलब निकालने की कोशिश कर। लेवरेज सुना है। हाँ, तो लेवरेज क्या होता है? देखिए यहाँ पर ढेर सारे ना, लो लेवरेज था,
ऐसी कंपनीज अच्छी होती हैं जिनके पास लो लेवरेज होता है। लेवरेज का मतलब है लोन, उधारी, उनके सर पे कम डेट था। जिनके पास ज़्यादा लेवरेज है, अंग्रेज़ी में लगेगा हाँ उसके पास तो ज़्यादा ताकत है, लेवरेज तो ताकत होता है, लेकिन भैया वो कमज़ोर होगा। उधारी, लेवरेज मतलब उधारी। इफ़ यू आर अ फाइनेंस नर्ड यू आर प्रोबेबली ब्रिस्लिंग एट दिस मोमेंट। अगर आप फाइनेंस के नर्ड हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आपको गुस्सा आएगा। वॉट इन द वर्ल्ड आई मीन बाई वेग टर्म्स लाइक डिसेंट, इनफ, कम्पिटेंट। आप कहेंगे ये क्या बकवास वर्ड यूज़ कर रहे हो, डिसेंट, इनफ, कम्पिटेंट, ऐसे वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आता। डोंट वरी, we'll get into the numbers shortly, but at this stage let us say we know a good investment when we see it. कोई बात नहीं, नंबर्स पे हम आएंगे, गुड क्या होता है, डिसेंट क्या होता है, उस पर भी आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि अगर कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो उसको देख करके हम तुरंत पहचान जाते हैं। जब भी मैं इन्वेस्टमेंट कहा करूँ तो आप लोग उसको दो तरीके से समझा करिए। अच्छी कंपनी, जैसे हमारे और वैभव के लिए तो भाई किताब है, ये अच्छी किताब है, भले हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं बट धीमे धीमे हम इस लायक बनना चाहते हैं कि हम इसको पढ़ सकें। और गरिमा आप इसको मान के चलिएगा, ड्रेस, कपड़े या मेकअप का सामान या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी है, बहुत कीमती है, अभी मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन टाइम आएगा तब मैं अफोर्ड कर पाऊँगी, तभी आप कंपनीज़ को भी समझ पाएंगे। लेट्स अज्यूम दैट 25% ऑफ द लिस्टेड यूनिवर्स कॉम्प्राइजेस गुड इन्वेस्टमेंट्स। चलिए मानते हैं कि जितनी भी 4000 कंपनीज़ हैं उसमें से 25% ऐसी कंपनीज़ हैं, इसको हम गुड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। सारी की सारी नहीं, लेकिन 25%। इफ़ यू टॉक टू द प्रैक्टिशनर्स, दैट इज़ एक्चुअल इन्वेस्टर्स, यू विल नॉट गेट अ नंबर टू फार फ्रॉम दिस परसेंटेज। और जो आप अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे, यार 25% कंपनीज़ अच्छी होती हैं, बाकी तो ऐसे ही होती हैं। इन एनी इवेंट द एग्जैक्ट परसेंटेज इज़ लेस सिग्निफिकेंट एज वी विल सी इट। और किसी भी इवेंट में परसेंटेज, एग्जैक्ट परसेंट कितना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अभी देखेंगे इसको फ्यूचर में। 10 वी कैन से 1000 गुड इन्वेस्टमेंट ऑन 3000 बैड इन्वेस्टमेंट इन यूएस लिस्टेड यूनिवर्स बाय लॉजिक। तो लॉजिक के हिसाब से 4000 में से 1000 25% मतलब अच्छी कंपनीज़ हैं, गुड इन्वेस्टमेंट हैं, 3000 मतलब बैड इन्वेस्टमेंट है। इस दुनिया में किताबें कम से कम 2-3-4 करोड़ होंगी, शायद उससे भी ज़्यादा हों, और उसमें से चूज़ करना कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कंपनीज़ यूएस में मुश्किल से 4000 हैं, इंडिया में भी ऐसे ही 4-5 हज़ार कंपनीज़ होंगी, तो उसमें से चूज़ करना होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, कम नंबर से। एंड डोंट गेट टू पेन्ड अबाउट दिस स्ट्रिक्ट डाइकोटॉमी, इट इज़ सर्विंग अ पर्पज़ दैट वी विल गेट इट। और इसमें बहुत परेशान मत होइए कि क्या अच्छी और बुरी में डिवाइड कर दिया गया, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। सर्विंग अ पर्पज़ दैट वी विल गेट टू, हम किसी खास चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स से you encounter a savvy investor who claims that he is right 80% of the time in his investment decisions. It is usually he. We men are evolutionary programmed for empty exaggerations. कहते हैं, मान लीजिए कि आपको एक बहुत कमाल का सेवी, बहुत ग्रेट एक्सपर्ट इन्वेस्टर मिल गया जो बोलता है भैया मैं 100 में से 80 जो इन्वेस्टमेंट होते हैं 80% मेरे सही होते हैं। कह रहे हैं अक्सर आदमी लोग ही ऐसी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी एग्जैजरेशन करते हैं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। स्टेटेड डिफरेंटली, इफ ही एनकाउंटर्स अ बैड इन्वेस्टमेंट दैट इज़ वन इन विच ही विल नॉट मेक एनी मनी, ही रिजेक्ट्स इट 80% ऑफ द टाइम। इसका ये मतलब हुआ कि जब कभी भी वो ख़राब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको 80% ऑफ द टाइम रिजेक्ट कर देगा। यहाँ से मुश्किल आ रही है थोड़ी थोड़ी। 80% हमेशा सही करता है, इसका मतलब ये है कि 80% ख़राब इन्वेस्टमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है। खाली 20% ख़राब इन्वेस्टमेंट हैं, लेकिन उन 20% में फंसता नहीं है। मतलब 100 में से जितने भी ख़राब इन्वेस्टमेंट्स हैं उन सबको रिजेक्ट करेगा, तभी तो अच्छे को कर पाएगा, इन्वेस्ट कर पाएगा। ऐसे मान के चले जैसे मैं या आप किसी दुकान में गए और वो हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। किताबों की दुकान में गए, किताब की दुकान को खाली ये पता होता है कि कौन कौन सी किताबें कितने की हैं, लेकिन उसको अंदर का कंटेंट नहीं पता होता, और वो तारीफ़ पे तारीफ़ किया जा रहा है किसी बकवास किताब की, तो आप हंसेंगे अंदर अंदर। ऐसे यहाँ पर मान के चलिए कि आप एक बहुत सेवी, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं, और आप जैसे ही देखते हैं एक ख़राब इन्वेस्टमेंट को,
उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ज़्यादातर उनको रिजेक्ट कर देते हैं। 80% रिजेक्ट करते हो? 80% कहने का मतलब है कि 100 में से 80 अगर खराब हैं तो आप समझदार हैं, उसको आप फेंक देते हैं। 100 में से 80 अगर अच्छे हैं तो ही उसको आप लेते हैं, 80% को आप रिजेक्ट कर देते हैं, खराब वाले को। इफ़ ही सीज अ गुड इन्वेस्टमेंट दैट इज़ वन इन विच ही विल मेक मनी, he makes a favorable investment decision 80% of the time. Thus, his rate of type 1 and type 2 errors both are 20%. टाइप 1 एरर क्या होगा? जहां पर वो ऐसे इन्वेस्टमेंट करे जो खराब है। इसका मतलब 100 में से 20 खराब कंपनीज हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो जो टाइप 1 एरर करने का परसेंटेज कितना हुआ? 20%। सिंपल सी बात है। हम लोग मैथमेटिक्स में सोचते नहीं हैं, इसलिए हम लोग को मुश्किल हो रहा है। फैशन में सोचते हैं, फिल्मों के स्टाइल में सोचते हैं। अब शीश, जब वैभव ने पहली बार कैरेक्टर आर्क बोला था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये बोलता है फिल्मों की धुन, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? पेसिंग। मुझे समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो टाइप 1 एरर मतलब एक खराब इन्वेस्टमेंट करना केवल 20% होगा, या टाइप 2 एरर एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को लूज करना, वो भी केवल 20% होगा। इफ दिस स्टार इन्वेस्टर मेक्स एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, यू वुड से 80% राइट, रॉन्ग। मैथमेटिक्स की नुआंसेस को समझिए। अब वो जा रहा है अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या कहेंगे आप? उसके चांसेस क्या हैं अच्छे इन्वेस्टमेंट के? 80% है ना? नहीं, गलत। आंसर इज 57% मैथमेटिक्स के हिसाब से। बट वाई इजंट ही राइट 80% ऑफ द टाइम? आपका दिमाग कहेगा लेकिन क्यों? वो तो 80% ऑफ द टाइम सही होता है। हाउ कैन ही गो फ्रॉम 80% टू 57%? वो 87% से 57% पे कैसे आ जाएगा? हियर इज हाउ। देखिए कैसे। देर आर 1000 गुड इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट। मार्केट में 1000 अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं। And since the investor makes type 2 error 20% of the time, that is, he mistakenly rejects 20% of these, he will select only 800 companies from the list. गलतियां तो करेगा ना। 100 में से 20 कंपनीज ऐसी होंगी जो अच्छी होंगी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर देगा। इसका मतलब ये है 800 कंपनीज को ही सेलेक्ट कर पाएगा। 3000 में से 4000 में से 1000 अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन उस 1000 में से भी 200 कंपनीज को रिजेक्ट कर देगा। गलतियां तो सबसे होती हैं। नहीं, क्योंकि ये 80% इसका सही होता है। बिल्कुल। जिसका मतलब 1000 में से 80 के। अगर आप ये कहते हैं कि मैं 100 रोटी बनाऊंगा और सबकी सब मैं 80% रोटीज अच्छी बनाता हूँ, तो आप 80 रोटी तो अच्छी बना पाओगे। और आपको 4000 रोटियां बनानी और 80% रोटी आप बनाते हैं अच्छी, तो कितनी सही रोटी बन पाएगी आपकी? 4000 का 80%। नहीं समझ में आ रहा ना? पता है ऐसे चीज़ें खराब क्यों लगती हैं? तो 3200 की रोटी अच्छी बनेंगी, बाकी खराब। देखिए, दो चीज़ें आ गई इसमें। एक तो परसेंटेज अच्छे या बुरे, प्लस हमारा परसेंटेज ऑफ हुनर। अगर ये 100% कहता कि मेरा 100% लायकियत है, जब भी मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो उसको हमेशा सही सही सेलेक्ट करता हूँ, खराब को रिजेक्ट कर देता हूँ, 100% होता तो हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। यहाँ पर दो लेयर्स हैं, 75% कंपनीज और 80%। मुश्किल था, मैंने कहा था ना। द मार्केट ऑल्सो हैज़ 3000 बैड इन्वेस्टमेंट्स। अब एक और कन्फ्यूजन, मार्केट में 3000 खराब इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। एंड सिंस ही मेक्स टाइप 1 एरर्स 20% ऑफ द टाइम, ही मिस्टेकनली एक्सेप्ट्स 20% ऑफ दीज। भाई अब जाते हैं तो अच्छे आम भी लेते हैं, खराब आम भी लेते हैं, तो 3000 में जो है उसके 20% ले भी लेगा ये। यहाँ पर अच्छी कंपनीज के 20% खो देगा, 80% ले लेगा, मतलब 800 ही ले पाएगा। समझ पा रहे हैं? 800 तो शुरू के 1000 में लिया, हाँ, बाकी 3000 में? बाकी 3000 में से 20% लेगा ये, तो कितना लेगा? अच्छा, 600। समझे कि नहीं? देखिए, आपके पास मान लीजिए 4000 रुपये आपको लेने हैं, और 4000 में से 1000 असली नोट है, 3000 गलत खराब नोट है, लेकिन आप पहचानना जानते नहीं हैं। हाँ,
80% ऑफ द टाइम आप असली नोट निकालते हैं, तो कितने असली नोट निकाल पाएंगे आप? 4,000 में से 1,000 असली नोट है, तो 1,000 में से 80% निकाल दीजिए, कितने नोट निकलेंगे? 800 निकलेंगे, तो आप 800 ही असली नोट निकाल पाएंगे। लेकिन आपको निकालना है अभी और बाकी 3,000 में, तो 3,000 में से 20% आप निकालेंगे, क्योंकि वहाँ से भी आपको निकालना है। तो 3,000 का 20% कितना हुआ? नहीं, 3,000 का 20%, 3,000 का 10% 600, तो आप 600 कंपनीज यहाँ से भी निकालेंगे। तो 800 वो और 600 ये, हाँ, तो 1400 हो। टोटल ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1,400 कंपनीज का करेंगे, 800 प्लस 600। आर यू विथ मी? गुड। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। तो अब देखिए, मैथमेटिक्स का ये कमाल है, जादू है। लोग सोचते हैं कि हम छोटे मोटे बिजनेस जो हमको समझ में आ रहा है वही करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा है जैसे पहली बार आटा सानना, मैं रो दिया था। वैभव को तो अभी भी नहीं आता होगा आटा सानना। एक डाउट है, जब 3,000 बेकार कंपनी है, 3,000 बेकार कंपनी में वो 20% तो मिस्टेक्स कर रहा है ना, तो 20% में वो लेगा, मिस्टेक करके 3,000 में से 20% कम खराब कंपनी में भी लगा रहा है। लगा देगा। हाँ, अच्छा, तो 1,400 कंपनीज में लगाएगा पैसा, और उसमें से 600 कंपनीज खराब होंगी, 800 कंपनीज अच्छी होंगी। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दीज 1,400 बिजनेसेस दैट द इन्वेस्टर्स थिंक आर गुड इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मेनी डू यू थिंक आर गुड इन्वेस्टमेंट्स? 800। इस 1,400 में से जो उसको लगता है कि अच्छी कंपनीज हैं, असली में कितनी अच्छी कंपनीज हैं? 800 ही हैं। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मेकिंग अ गुड इन्वेस्टमेंट विल बी 800 डिवाइडेड बाई 1,400 इज इक्वल टू 57%। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ये। टोटल जो हैं अच्छी कंपनीज, टोटल जो हैं डिवाइडेड बाई टोटल कंपनीज, अच्छी कंपनीज डिवाइडेड बाई टोटल कंपनीज। 800 अच्छी कंपनीज हैं। अब मान लीजिए किसी गड्डी में 1,000 की गड्डी है, ठीक है, उसमें 30 नोट, 100 की 30 नोट खराब हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी खराब नोट निकालने की? मैं नहीं सुना। जो 30 है उसको डिवाइड कर दो किससे? 100 से। 100 से। फिर उसके बाद जितना तो कितना आया? इनटू 100 कर दो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 30/100 है ना, 30/100 ये ले बेटा 0.3 × 100, तो 30% होगा। 30%। यही यहाँ पर भी हो रहा है कि 800 डिवाइडेड बाई 1,400, 57% प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। मतलब मुश्किल से आधा, 57%। हम लोग को लग रहा था 80%। अच्छा, so here is the unfortunate conclusion. Even if an investor is endowed with the divine power of being right 80% of the time, the probability that he will select a good investment is only 57%. ये बदकिस्मती की बात है कि कोई जीनियस प्रोडिजी जिसके पास डिवाइन पावर है हमेशा 80% ऑफ द टाइम सही इन्वेस्टमेंट करने का, वो बेचारा 57% ही सही इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। इवन दो ही इज़ राइट 80% of the time, 43% of his investment will turn out to be bad. 80% सही होने के बावजूद भी उसके 43% इन्वेस्टमेंट्स खराब होंगे, पैसे लूज करेंगे। The reason is simple, especially when we incorporate our prior knowledge of business world, there are very few good investments in the market. ये 43% कैसे हुआ? 43% of his investment will turn out to be bad. खराब। कैसे? इसके 57% अच्छे इन्वेस्टमेंट थे, तो 57 को माइनस कर दीजिए 100 से। 100 से कि 80 से? परसेंट हमेशा है ना, परसेंट। जब भी कोई आदमी कहता है परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100। 57% गुड इन्वेस्टमेंट हुए, तब उसका बाकी बचा हुआ कितना बैड इन्वेस्टमेंट? 43%। आप जब ये कहते हैं 80% उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो वो आप कह रहे हैं उधर से 4,000 कंपनीज में जहाँ पर अच्छे भी हैं खराब भी हैं, उधर में प्रॉब्लम है कि 25-75 का रेशियो चल रहा है, और यहाँ पर प्रॉब्लम है 80 और 20 का रेशियो चल रहा है। दो रेशियो टकरा रहे हैं। वो दोनों रेशियो जब टकराते हैं तब आपको मिलता है 57% और 43%। अगर वहाँ पर सारे अच्छी कंपनीज होती और मैं 80% ऑफ द टाइम सही इन्वेस्टमेंट करता, तो सिंपल आंसर था 80% 20%। समझ में आ रहा है? और रीज़न बहुत सिंपल है,
जब हम अपनी नॉलेज को लगाते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, देर आर वेरी फ्यू गुड इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट। किताबों में भी यही है, और यही मैं आप लोगों को उस सीरीज़ में भी समझाना चाहता था पावर लॉ में, कि बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं या बहुत कम ऐसे लोग हैं मार्केट में जो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेट मी रिपीट दिस स्टेटमेंट विच इज़ द बेड रॉक ऑफ आवर फिलोसफी एंड दैट इज़ द रेस्ट ऑफ दिस बुक। देर आर वेरी फ्यू गुड इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट। और मैं इसको रिपीट करूँगा क्योंकि ये हमारी पूरी फिलॉसफी का बेड रॉक है, इसी के ऊपर हमारी पूरी की पूरी फिलॉसफी आधारित है, इस किताब की भी। देर आर वेरी फ्यू गुड इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट। बहुत कम अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट में, बहुत कम। एज वी हैव जस्ट सीन, द prevalence of type 1 type 2 error can lull us investors into thinking that we are better than we really are। जैसे कि हमने देखा, 2 टाइप के टाइप 1 टाइप 2 एरर हम करते हैं, इसी वजह से हमको लगता है कि जितने हम अच्छे हैं, 80% हमारे दिमाग में आया, उतने अच्छे हम हैं नहीं, हम उससे ज़्यादा खराब हैं। थिंकिंग दैट वी आर बेटर दैन वी रियली आर। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं हम ज़्यादा सुंदर हैं, हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, हम ज़्यादा किस्मत वाले हैं, जबकि हम ऐसे हैं नहीं। इसलिए बड़ी मम्मी जैसे लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम लोग कम करते हैं। ये क्या है प्रिवेलेंस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर? दुनिया में 2 टाइप के एरर होते हैं, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। अगर एक ही टाइप का एरर होता दुनिया में तब कोई दिक्कत नहीं होती। 2 टाइप के एरर से, एक एरर ये होता है कि हम सोचते हैं अरे यार ये लॉस नहीं होगा, लगा दो सब कुछ, लगा दो जुआ। महारथी दुर्योधन नहीं, अरे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कृष्ण के दोस्त, भगवान के दोस्त जुआ खेल गए। ओवर कॉन्फिडेंस, सोचते होंगे हम जीत जाएंगे, हार गए। इस पैराग्राफ का मेन चीज है, वी थिंक दैट वी आर बेटर देन वी रियली आर। आज मुझसे बड़ी मम्मी पूछ रही थी आखिर बच्चे हमारी बातें क्यों नहीं सुनते, तो मैंने उनको थिंक अगेन की कहानी बता रहा था, क्योंकि हम बच्चों को बेवकूफ़ समझते हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में बच्चे रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि हर आदमी का दिमाग कहता है मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, मैं तो स्मार्ट ही हूँ और तुम आए हो मुझे समझाने। ये हमारा दिमाग अंदर से बोलता रहता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता रहता है। हम किसी और को देखते हैं, बोलते हैं वो आदमी हमसे कम सुंदर है, वो आदमी हमसे कम स्मार्ट है, वो आदमी हमसे कम किस्मत वाला है बेचारा। अच्छा, बट दीज एरर्स कैरी अ डीपर मीनिंग फॉर आवर प्रोफेशन। गिवन अ चॉइस, विच एरर वुड यू लाइक टू रिड्यूस एंड वाई। लेकिन ये 2 टाइप के एरर्स हमारे लिए बहुत गहरा मतलब रखते हैं। अगर आपको चांस दिया जाए कि टाइप 1 एरर करना है कि टाइप 2 एरर करना है, तो आप कौन सा चूज करोगे? Let's say that our investor A decides to become better at rejecting bad investments and reduce his rate of type 1 error from 20% to 10%. चलिए, 2 टाइप के लोग, एक वो जिसके पास पैसा रखा हुआ है और वो खोज रहा है कहाँ पैसा लगा दूं। वो आप नहीं है, आप मेरे जैसे हैं। इन्वेस्टर A decides to become better at rejecting bad investments. जिसके पास पैसा तो है लेकिन बोलता है ना, मैं खाली देखूंगा और रिजेक्ट करूंगा, देखूंगा और रिजेक्ट करूंगा, अच्छे का मुझे पता नहीं, मैं रिजेक्ट करता रहूंगा। और वो ये चाहता है कि मैं अपने खराब चीज़ों को रिजेक्ट करने का जो परसेंटेज है उसको कम कर दूं बस। ये मुझे काफ़ी सालों बाद आया। पहले जब मैं दुकानों में जाता था, खासतौर से किताब की दुकान में, जैसी किसी किताब की बाइंडिंग अच्छी लगती थी, डिज़ाइन अच्छी लगती थी, रेट सस्ता होता था, तो मैं ख़रीद लेता था। धीमे धीमे कई किताबें आ गई। फिर जब लखनऊ जाना पड़ता था, उस समय अमेज़ॉन तो था नहीं, तो 10, 15, 20 किताब ले आते थे, जिसमें से मेरा सक्सेस रेट मुश्किल से 20% होता था। 10 में से केवल 2 किताबें ऐसी होती थी जो काम की होती थी, बट कोई बात नहीं, पढ़ लेते थे, जैसे खाना बन गया तो खा रहे हैं। लेकिन अब मैं जब बुक्स लेता हूँ तो मैं रिजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सी बुक्स रिकमेंडेड होती हैं, बट मैं रिजेक्ट ज़्यादा करता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं मैं रिजेक्शन को 20% से कम करके 10% करना चाहता हूँ। मतलब मैं खराब टाइप 1 एरर को, टाइप 1 एरर क्या है? बस जान न चली जाए, ऐसी कंपनी में पैसा लगा दूं कि मेरा सब कुछ खत्म ना हो जाए, उसको मैं 20% से 10% करना चाहता हूँ। 10
From 3,000 bad investments in the market, he will select only 20%. He will erroneously reject 200 of the 1,000 good investments. बेचारा 3,000 कंपनीज हैं जो खराब इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर उसमें वो 20% एरर करता है तो कितना कंपनी मिल जाएगा उसको? 3,000 खराब कंपनी है और वो 20% उसमें एरर करता है, टाइप 1 एरर, तो क्या होगा? 600 कंपनीज। लेकिन वो 10% कम कर देता है, तो अब वो 300 कंपनीज में पैसा लगाएगा जो खराब वाले हैं। 600 में भी 10, अपने टाइप 1 एरर को कम कर रहा है वो, तो 20% को कम करके 10% कर दिया। तो अब किस 600 में भी 10 होता तो 60 कंपनी होंगी केवल। 3,000 के 20% हुआ 600, 3,000 का 10% हुआ 3,000 का। क्योंकि ये जो परसेंटेज निकाला जा रहा है सबका सब वही 4,000 कंपनियों में निकाला जा रहा है, हमेशा सारी की सारी परसेंटेज उन्हीं 4,000 कंपनीज में निकाला जा रहा है। समझ में आ रहा है? मेरी बात को फिर से समझिए। देखिए, हमारे पास 4,000 कंपनीज हैं, उन्हीं कंपनीज के साथ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमेशा। हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी 4,000 में ही करेंगे, खराब करेंगे तो भी 4,000 में करेंगे। अच्छा, अब 20% आप खराब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस में से करेंगे? उसी 4,000 में से। अब वो 20% जो आप खराब इन्वेस्टमेंट करने वाले थे उसको किसी तरह से आपने पढ़ के स्ट्रिक्ट होकर के, अभी कुछ क्राइटेरियाज बताएंगे कैसे आप रिजेक्ट करेंगे, वो और कम कर देते हैं। खराब इन्वेस्टमेंट्स को रिजेक्ट करने का 20% से 10% कर देते हैं। तो ये 10% किस में से रिजेक्ट करेंगे आप? 10% किस में से रिजेक्ट करेंगे? ये कहाँ से आ रहा है? मुझे एक चीज ये बताइए, ये कह रहा है इन्वेस्टर ही डिसाइड करता है रिजेक्ट करना, ठीक है? रिजेक्ट करना डिसाइड करता है। reduces rate of type 1 error from 20%। टाइप 1 में 20% इसने कैसे ले आया? टाइप 1 में बता रहा है 20% और टाइप 2 में बता रहा है 20%। ये लेकर के कहां से आ रहा है? क्योंकि पहला लाइन सुनिए, he decides to be better at rejecting bad investments। उसने ये डिसाइड किया है कि मैं 80% टाइम में अच्छा काम करता हूँ, 20% खराब काम करता हूँ, तो जो खराब वाला काम करता हूँ उसको मैं और कम करना चाहता हूँ। ही इज़ अ ग्रेट, हमने इस वीडियो का नाम क्या है? ग्रेट रिजेक्टर। उसको ग्रेट रिजेक्टर बनना है। तो अभी वो अपने हुनर को अच्छे कंपनीज को और बेहतर करने पर काम नहीं कर रहा है, वो खराब कंपनीज को और पहचानने पर काम कर रहा है, ताकि वो 20% जो खराब कंपनीज को देखता है, हाँ, अपने डिफेंस को और मजबूत कर रहा है। पर इसने 20 से और 10 हो गया, हाँ, तो और कम हो गया ना ये। 20 से 10 किया, लेकिन टाइप 1 एरर को कम करने का। जैसे एक डॉक्टर है, वो 100 मरीजों को ठीक करता है, जिसमें कि 80 मरीज ठीक हो जाते हैं, 20 मरीज मर जाते हैं। अब वो कहता है मुझे ये 20 मरीज भी नहीं मरने चाहिए, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। तो अपने ओटी को 2 बार फ्यूमिगेट करता है, अपने कपड़ों को 1 बार यूज़ करके फेंक देता है, अपनी यूटेंसिल्स को हमेशा साफ करता है। तो उससे जो 20% उसके मरीज मर जाते थे वो और कम मरते हैं। वो अपने एरर कम कर रहा है, टाइप 1 एरर। तो अब वो 300 कंपनीज को इकट्ठे लेगा, खराब कंपनीज को। एज हिज टाइप 2 एरर rate remains 20%, he will erroneously reject 200 of the 1,000 good companies। उसने अपनी टाइप 2 एरर पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि रिजेक्टर बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो 1,000 अच्छी कंपनीज हैं उसमें से 20% उसकी कंपनीज चली जाएंगी। He rejects 200 of the 1,000 good companies, thereby selecting 800। तो अब उसके पास आ गई 1,100 कंपनीज, 800 प्लस 300। समझ में आ गया? सिंपल है, हमारे साथ ही हैं। बट ओनली 800 ऑफ दीज आर गुड। अब इस 1100 में से केवल 800 अच्छी कंपनीज हैं। इन दिस सिनेरियो, इन्वेस्टर ए's probability of selecting a good investment improves from 57% to 73%। उस टोटल कंपनीज के पास कितनी आ गई? 1100, और उसमें से कितनी अच्छी कंपनीज हैं? 800। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 800 डिवाइडेड बाई 1100, जो होता है 73%। इसका मतलब जो उसका 57% था पहले, अब बढ़ करके कितना हो गया? 73%। अब इन्वेस्टर पहले कितना था? पहले 57% था, जिसमें कि वो 600 खराब कंपनीज और 600 अच्छी कंपनीज थी। वो 80% ऑफ द टाइम अच्छे इन्वेस्टमेंट करता था, 20% ऑफ द टाइम खराब इन्वेस्टमेंट करता था। अब उसने कहा बॉस, मुझे ना पहले उस खराब जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं उसको हटाना चाहता हूँ,
अच्छी इन्वेस्टमेंट को और अच्छा करना है, उसके ऊपर भी काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे अब पूरे अगले 10 साल तक 20 साल तक खाली यही खोजना है कि खराब कंपनीज। एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं आपको, मैंने बताया है एक इसके ऊपर पूरी सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, और अभी आगे नाम आएगा, आप लोग भी नाम सुनेंगे, नेट पे बहुत फेमस नाम है, हिंडनबर्ग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी बहुत बड़ा सा न्यूज़ निकाला है कि अडानी ग्रुप्स एक खराब कंपनी है। बहुत बड़ी न्यूज़ निकाली है। और अडानी किसके फ्रेंड हैं? मोदी जी के। तो सेबी ने, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है स्टॉक मार्केट की, वो हिंडनबर्ग से लड़ाई कर रही है, उसको डांट रही है, उसको मेल कर रही है कि तुमने मेरी कंपनी को ख़राब क्यों बोला। और अडानी ग्रुप की कंपनी को ये शॉर्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर वो फेल होगी तो हम पैसा कमाएंगे। तो हिंडनबर्ग जैसी कंपनीज क्या करती हैं? खराब कंपनीज को पहचानने की कोशिश करती हैं। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है जहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज को इन्वेस्ट करने से पहले एक बंदा अपने बेटे को भेजता है चाइना में, जाके देख के आओ उस कंपनी में जो बोल रहे हैं रेवेन्यू, जो बोल रहे हैं माल सही है। वो ख़राब कंपनीज को पहचानना चाहते हैं, अच्छी कंपनीज को नहीं। क्या नाम है सीरीज का? खोजना पड़े, नाम नहीं याद है मुझे। देखिए, आप ये कर सकते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो पैसा कमा रहा हूँ उसको बचाना है, बहुत पैसा बचाना है, बहुत बचाना है। तो जहाँ जहाँ से आप पैसा बचा सकते हैं वो यही कर रहे हैं, रिजेक्ट करना। जैसे आप दोनों की जो बहस हुई, आप इनको कहेंगे तुम किताब ज़्यादा खरीदते हो, ये आपसे कहेंगे तुम मेकअप का सामान ज़्यादा खरीदती हो। तो दोनों ही अपना पैसा कहाँ बचाएंगे, अभी इस पर काम कर रहे हैं। आप दूसरा वाला टाइप 2 वाला जो आदमी होगा, वो बोलता है मुझे और अच्छी चीज़ें खरीदनी है। टाइप इन्वेस्टर बी अनलाइक ए मेक्स इज मोर फोकस्ड ऑन नॉट मिसिंग आउट गुड अपॉर्चुनिटीज। बोलता है देखो 800 कंपनीज को मैं पकड़ पाता हूँ अच्छी में से, 800 में से अगर 1000 कंपनी मिल जाए तो और ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा मैं। He chooses to reduce type 2 error from 20% to 10%. टाइप 2 एरर भी वो 20% करता है, उसको भी कम करना चाहता है। एंड ही कीप्स हिज टाइप 1 एरर एट 20%। तो जो टाइप 1 एरर है वो वैसे ही चलती है उसकी। 10 ऑफ 1000 गुड इन्वेस्टमेंट्स ही विल सेलेक्ट 900। उसने अपना बढ़ा दिया, टाइप 2 एरर को कम कर दिया। तो 1000 अच्छी कंपनीज में से और बढ़ा दो, 900 कंपनीज को सेलेक्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? इसने तो 20% से कितना किया इसमें? 20% को कम करके 10% कर दिया। तो जो 10% कर दिया, इसका मतलब 90% वो अच्छी कंपनीज निकालता है। तो 1000 में से 90% 900 कंपनी 100 छोड़ रहा है, मतलब 100 छोड़ रहा है। पहले तो 200 छोड़ रहा था, खाली 800 ही सेलेक्ट कर पा रहा था, 80% उतना अच्छा करता था, अब 90% कर पा रहा है। इसका मतलब अब 900 अच्छी कंपनीज को इकट्ठा कर पाएगा, प्लस उधर से 600 खराब कंपनीज को भी लेगा। टोटल कितनी हो गई? 1500। अब इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी अच्छी कंपनीज को निकालने की? 900 डिवाइडेड बाई 1500, कितने परसेंट हुई ये? नहीं बेटा, 60%। 900 डिवाइडेड बाई 1500 इज इक्वल टू 60%। अच्छा लिखा 3 परसेंटेज पॉइंट। इसका मतलब अब ये 57 से बेहतर होकर के 60% हो जाएगा। अगर आप रिजेक्टर बनते हैं, टाइप 1 एरर को बचाते हैं, तो आपकी सक्सेस की प्रॉबिलिटी हो जाती है 73%। अगर आप बहुत अच्छे सेलेक्टर बनते हैं, जैसे मेरा भाई अभी भी पिछले 2 महीनों में कम से कम 5 ऐसे बिजनेसेस का फोटो भेज चुका है मुझे, वीडियोस भेज चुका है कि हम ये फल बनवा सकते हैं, हम ये बिजनेस कर सकते हैं। वो ये नहीं भेजता कि हम कैसे और पैसे बचा सकते हैं जो कमाया हुआ है। तो अगर बिजनेस सेलेक्टर बनते हैं तो आपकी सक्सेस रेट है 60%। बिजनेस रिजेक्टर बनते हैं तो आपकी सक्सेस रेट है 73%। आपको बोर्ड पे समझाना चाहिए, कोई समझ नहीं पाएगा। हाँ कोई बात नहीं, इसको समझाएंगे हम लोग, बोर्ड पर समझाएंगे इसको ऊपर क्लास में। आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट बट ओनली 3% पॉइंट गुड बट नॉट ग्रेट। तो अगर कोई आदमी अपना हुनर टाइप 2 एरर को बचाने ख़त्म करने के लिए कोशिश करता है तो उसका इंप्रूवमेंट तो है, बट मात्र 3% का इंप्रूवमेंट है। द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग ईच टाइप ऑफ एरर इज क्वाइट स्टार्क एज शोन इन टेबल 1.1। इसी को टेबल 1.1 में दिखाया गया है। टाइप 1 एरर 20%, टाइप 2 एरर 20%, तो टोटल सक्सेस रेट 57%। टाइप 1 एरर 10%, टाइप 2 एरर 20%, तो टोटल सक्सेस रेट 73%। टाइप 2 एरर 20%, टाइप 1 एरर 20%, टाइप 2 एरर 10% बराबर 60%। Thus, there is 16% point improvement in investor performance by reducing type 1 error from 20% to 10%। इसका मतलब ये है
कि 16% एक आदमी ज़्यादा बेटर करेगा जब वो टाइप 1 एरर को कम करे। ऑन द अदर हैंड, रिड्यूसिंग टाइप 2 एरर बाय द सेम अमाउंट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ओनली बाय 3%। और वहीं पर अगर आपने टाइप 2 एरर को कम किया तो आप केवल 3% पॉइंट इम्प्रूव करते हैं। गेस व्हाट हैपन्स इफ another investor C improves his rate of both type 1 type 2 error from 20% to 10%. I was flabbergasted when I first saw the answer. बोलते हैं मान लीजिए कोई आदमी दोनों को कम करता है, टाइप 1 एरर भी कम करता है, टाइप 2 एरर भी, तो बोलते हैं मैं तो पागल हो गया इस चीज़ को सुनकर। वो सक्सेस रेट होता है 75%। दिस इज बेयरली अबव 73%। ये तो मुश्किल से 73% हुआ, विच इज अचीव्ड बाय इन्वेस्टर ए। 73 से 75 बस, इतना जरा सा। हु वॉज फोकस्ड ओनली ऑन रिड्यूसिंग टाइप 1 एरर, जो बेचारा केवल टाइप 1 एरर पे काम कर रहा था। ये तो पिछला वाला। कोई बोलता है मुझे दोनों एरर ठीक करना है, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों, वो बहुत ही जानदार आदमी है। दोनों 10% कम करता है, तो टोटल जो आंसर आता है कितना आता है? उधर से वो 300 अच्छी कंपनीज कितनी हैं? 800, हाँ 1000 हैं, तो उसके 90% ले लीजिए आप, 900 मिल गई। उसमें से 90% लेंगे ना आप? हाँ 900 लिया है। 900। खराब कंपनीज को कितना निकालेंगे आप? 3000 थी, उसमें से आप 10% उसमें से भी निकाल दीजिए, 300 ले लीजिए। तो 900 प्लस 300 कितना हो गया? 1200। अब ये 1200 में से सक्सेस रेट कितनी निकलेगी? 1200 नीचे और ऊपर कितनी रहेगी? 900। तो 900 बटा 1200 कितना हो गया? 900 अच्छी कंपनी। 900 अच्छी कंपनीज सेलेक्ट किया उसने, 1000 में से 900 अच्छी कंपनी ले ली। एक मिनट, 900 डिवाइड बाय 1200 इनटू 75%। मुश्किल से 75%। मतलब कोई आदमी टाइप 1 टाइप 2 एरर दोनों को बचाने की कोशिश करता है तो मुश्किल से 75%, जो कि 3% बेटर है बस। Thus, whereas most investment books and college curricula focus on teaching how to make good investments, everyone would be better off by learning how not to make bad investments. कहते हैं पूरी दुनिया के सारे अच्छी बुक्स जो हैं इन्वेस्टमेंट की, बोलते हैं अच्छे इन्वेस्टमेंट कैसे खोजा जाए, लेकिन बेहतर वो होगा कि वो सिखाएं कि खराब इन्वेस्टमेंट्स कैसे आप अवॉइड करें। एंड इन्वेस्टमेंट करियर इज प्रॉब्ली एमंग वेरी फ्यू दैट रिवॉर्ड्स द स्केप्टिक मोर देन ऑप्टिमिस्ट। खाली इन्वेस्टमेंट करियर ऐसा है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा इकट्ठा करते हैं, बचाते हैं और अपना बैठे रहते हैं। फिर मौके का इंतज़ार करते हैं, मौका कब और कैसे आएगा आगे पढ़ेंगे, और जब मौका आता है खट्ट से उसको पकड़ लेते हैं। कह रहे हैं ये बहुत कम ऐसे करियर हैं जहाँ पर स्केप्टिक्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है ऑप्टिमिस्ट से। स्केप्टिक्स कौन से होते हैं? जो खरीद लेते हैं। नहीं, स्केप्टिक मतलब जो बेकार है, हटाओ। डाउटफुल जो होते हैं, वो हर किसी को डाउट करते हैं। जैसे वो जानवर जो अच्छा होता है। वो ज़्यादा अच्छा होता है। यही कुछ ऐसे करियर्स हैं जिसमें कि आप डरपोक अगर हैं तो आप ज़्यादा कमाएंगे। डरपोक इन्वेस्टर ज़्यादा कमाएगा, बोल्ड इन्वेस्टर कम कमाएगा। बफेट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज़ द बेस्ट रिजेक्टर इन द वर्ल्ड। बफेट दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर इसलिए है बिकॉज वो दुनिया का बेस्ट क्या है? रिजेक्टर है। इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कैसे वो रिजेक्ट करता है उसको भी हम शुरुआत कर दें। हाउ टू अवॉइड बिग रिस्क्स। अगर आपको अब सक्सेस चाहिए तो आप इसके ऊपर फोकस मत करिए कैसे मैं अच्छी चीज़ों को पा जाऊँ। इन्वेस्टमेंट में अवॉइड बिग रिस्क्स वो कैसे करते हैं? It's all well and good to assert that we should learn from the evolutionary success of animals and plants to avoid big risks and become the better investor. But how? ठीक है, ये बातें तो बड़ी थियरी हैं कि आपको सब टाइप 1 एरर नहीं करना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए, गलत चीज़ों को, बड़े रिस्क को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कैसे? There are married ways of learning life lesson. Parents, siblings, one's spouse, friends, books, movies, schools, college, work, leaders, a few success sources that come to mind. देखिए जो भी चीज़ें हम सीखते हैं कहाँ से सीखते हैं? माँ बाप से सीखते हैं, भाई बहन से सीखते हैं, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, फिल्मों से सीखते हैं, स्कूल से, कॉलेज से, काम पे सीखते हैं, लीडर से सीखते हैं। ये सब चीज़ें कुछ हमारे मन में आ रही हैं जहाँ से हम सीखते हैं। आई विल नेवर रियली नो वाई आई एम वॉट आई एम। ऑथर कह रहे हैं मैं कभी ये नहीं समझ सकता हूँ कि मैं जैसा हूँ ऐसा क्यों हूँ।
But I am reasonably confident of the identity of my primary teacher and the guide in the area of investing my own mistakes. But I am reasonably confident of the identity of my primary teacher and guide in the area of investing my own mistakes. मतलब अपनी ही गलती से सीखता हूँ. I am reasonably confident of the identity of my primary teacher and guide in the area of investing my own mistakes. मतलब इन्वेस्टिंग में मैं अच्छा हूँ कि ख़राब, इस पे मेरी टीचर का गलती है क्या? प्राइमरी स्कूल की टीचर का? नहीं भैया, वो मेरी अपनी गलती है. ये मत कहिएगा मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे, मेरे स्कूल की टीचर ख़राब थी, मैं बचपन में उतना तेज़ नहीं होना है, पढ़ पाया, इसलिए नहीं कर पाया. देखिए, आप जब ब्लेम करना चाहेंगे तो ये ढेर सारे लोग हैं जिनको आप बोल सकते हैं मैं यहाँ से सीखता हूँ, वहाँ से सीखता हूँ, लेकिन आप कहीं से, जैसे उस दिन 2 घंटे बेचारी अपनी सास की बुराई कर रही थी. मेरी ज़िंदगी में सब खराबी इसलिए है क्योंकि मेरी सास खराब है. ऑथर कह रहे हैं इन्वेस्टिंग में अगर आप खराब हैं तो आपकी अपनी मिस्टेक है. अर्ली इन माई इन्वेस्टिंग करियर एट वॉरबर्ग पिंकस आई कमिटेड द कार्डिनल सिन ऑफ मिनिमाइजिंग एरर ऑफ ओमिशन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल टाइप 1 एरर. कहते हैं ये गलती मैंने भी की थी. शुरुआत के दिनों में जब वॉरबर्ग पिंकस में मैं काम करता था तो मैं मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा था ओमिशन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल टाइप 1 एरर. मतलब अच्छी कंपनीज को कैसे मैं ये ढेर सारा खरीद रहा था. मिनिमाइजिंग एरर ऑफ ओमिशन, ऐसा ना हो जाए कोई अच्छी कंपनी मुझसे चूक न जाए. और इसको करना क्या चाहिए था? कमिट करना. खराब कंपनीज को रिजेक्ट करना चाहिए था. रिजेक्ट नहीं किया, बस खरीदते रहे. आई फाउंडेड नालंदा आफ्टर गेनिंग मोर देन 8 years ऑफ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस. मैंने भी ऐसी गलती की है. जब मैंने स्कूल खोला वो एरर ऑफ कमीशन था. मतलब मैंने सोचा यार बिज़नेस यही वाला अच्छा है, कर लो. फिर उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस कर लो. उसके बाद किसी दोस्त के साथ मिलकर के कोई टूरिज्म का बिज़नेस कर लो. जो भी बिज़नेस दिखाई दिया उसी को कर लो. कमिट करो, जितना भी हो सके करो. मुझे करना क्या चाहिए था? रिजेक्ट करना चाहिए था. ये नहीं, अभी नहीं, इसको नहीं करना है, और खोजो. और इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन सी है आपके सामने? मान लो जैसे आपने कल कहा हम स्टारबक्स नहीं बना सकते, अपनी खुद की कॉफ़ी की दुकान बना सकते हैं. ये है टाइप 2 एरर. क्या पता वो गलत हो तो? आपको खोजना चाहिए कि मैं इस बिज़नेस को क्यों रिजेक्ट करूं, इस बिज़नेस को क्यों रिजेक्ट करूं, इस बिज़नेस को क्यों रिजेक्ट करूं. ये उन्होंने शुरू में नहीं किया. Our reasonable success of staying away from trouble is the result of follies of the first 3 or 4 years of my career. In my case, nothing has succeeded like failure. बोलते मेरी जो सक्सेस, इतनी सक्सेस आई है वो मेरी शुरुआत की गलतियों की वजह से आई है. बोलते अगर मैंने वो गलतियाँ नहीं की होती, खराब कंपनीज में अपना पैसा नहीं डुबोया होता तो मैं आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता. मेरे साथ भी यही है. देखिए मैंने शुरुआत में ना, जब मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आया तो मैंने ज़मीनें देखना शुरू किया और हर ज़मीन के लगता था काश ये ले लूँ, काश ये ले लूँ, काश ये ले लूँ. फिर फाइनली एक ज़मीन ले ली, बड़ा खुश हो गया. फिर उसके बाद तुरंत अखबार में न्यूज़ आई कि ये ज़मीन अच्छी है, ले लो. ले लिया. ये तो बाद में मुझे समझ में आया कि दोनों गलत ज़मीन थी. तो कहते हैं नथिंग हैज़ सक्सीडेड इन माई लाइफ लाइक अ फेलियर. अगर आप किसी चीज़ में फेल हुए हैं तो ये मान के चलिए कि उसने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया है. अब आप उसको रिजेक्ट करेंगे, जो चीज़ ख़राब थी उसको रिजेक्ट करेंगे. मोस्ट इन्वेस्टर्स विल कीप मेकिंग टाइप 1 एरर, मेकिंग बैड इन्वेस्टमेंट्स. ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यही करेंगे, खराब इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाइप 1 एरर थ्रू आउट देयर करियर. वो हमेशा करते रहेंगे, यही गलतियाँ करते रहेंगे. एटलीस्ट आई हैव एंड आई विल. बोलते मैंने तो गलती की थी और करता रहूँगा. इट्स इनएविटेबल. हम लोग मान के चलते हैं कि नहीं आप गलती नहीं होगी, ये इनएविटेबल है, गलतियां तो होंगी ही. सो व्हेन आई से दैट वी नीड टू अवॉइड टाइप 1 एरर, आई एम प्रपोजिंग दैट वी ट्राई टू अवॉइड द अवॉइडेबल टाइप 1 एरर. और जब मैं कहता हूं कि टाइप 1 एरर को अवॉइड करो तो भी आप गलतियां तो करेंगे टाइप 1, लेकिन कम से कम उन टाइप 1 एरर को अवॉइड करो जो अवॉइडेबल हैं. नहीं समझे? सबसे पहले तो ये कहते हैं टाइप 1 एरर मतलब होता है डिफेंस खेलना. फिर अब ये कह रहे हैं कि टाइप 1 एरर मतलब डिफेंस खेलना नहीं. टाइप 1 एरर मतलब अगर आपने वो गलती की तो आप खत्म हो जाएंगे. इसलिए टाइप 1 एरर मत करो. लेकिन इधर इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टाइप 1 एरर को कम किया, ठीक है, और टाइप 2 एरर को वैसे का वैसा रखा, तब 73% थे. ठीक बात है. और जो टाइप 1 एरर 20 था और टाइप 2 एरर कम किया तब 60% से कम हो गया.
इसका मतलब ये होना चाहिए। लेकिन जब टाइप 1 एरर को भी कम किया और टाइप 2 एरर को भी कम किया तब 75% है। ये तो हमें तो ये यही करना चाहिए कि नहीं। टाइप 1 टाइप 2 दोनों को कम करना नहीं, चाहिए। कह रहे हैं कि लास्ट में कह रहे हैं कि जब आप दोनों को कम करने की कोशिश करते हो तो खाली 3% का फर्क पड़ता है आपको, अच्छा और दोनों को आप कर भी नहीं सकते। अच्छा अभी आप देखेंगे आगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पहचानना ज़्यादा मुश्किल है, ख़राब को पहचानना ज़्यादा आसान है। जैसे के लिए आपके पास 2 आम आए, उन दोनों में ज़्यादा अच्छा आम कौन सा है ये पहचानना मुश्किल है, लेकिन 2 आम आए, उसमें से कौन सा सड़ा आम है ये आप पहचान सकते हैं। तो साफ साफ शब्दों में टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या क्या होगा, वो क्या होगा? टाइप 1 एरर मतलब ये मिस्टेक करना जिसमें कि आपकी जान चली जाए। और ये कह रहे हैं, गंदे इन्वेस्टमेंट करना मतलब टाइप 1 एरर। और ये कह रहे हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर टाइप 1 एरर ही करते हैं। करते रहेंगे ज़िंदगी भर। दैट मींस वो अपना टाइप 1 एरर 20% ही रखेंगे, टाइप 2 10% कर देंगे, ऐसा। जैसे देवांश है, बोलेगा बड़े पापा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे तो बहुत सी कंपनीज होंगी जो आपका पैसा लॉस करेंगी, आपकी उसकी चिंता क्यों करते हैं? अच्छा मुझे ऐसी कंपनीज की चिंता करनी है जो मेरा लॉस करेंगी, ऐसे एम्प्लॉयज़ को पहचानना है जो मुझे धोखा देंगे, मुझे ऐसे कीड़े मकोड़ों को जानना है जो जहरीले हैं, मुझे ऐसा खाना देखना है जिसको खाने के बाद मेरी जान चली जाएगी, मुझे रिएक्शन होता है, मुझे ऐसी लकड़ी पहचाननी है जिसके अंदर भी दीमक है। तो इस लाइन को दोबारा बताएं। सो व्हेन आई से अवॉइड टाइप, देखिए, जब आपको टाइप 1 एरर को, आपसे गलतियां तो होंगी ही, आप बड़े बड़े मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन कम से कम वो मिस्टेक तो मत करिए जो अवॉइडेबल हैं। आप कोई धोखेबाज है, वो आपको धोखा दे रहा है और बहुत एक्सपर्ट है, हो सकता है आप उसके धोखे से बच नहीं सकते, लेकिन कोई बेवकूफ़ धोखेबाज दे रहा है तो कम से कम उससे तो बच सकते हैं। लेकिन उसके वो तब हो पाएगा जब उसको आप खोजेंगे। मान लो देव ने मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी कि इसमें लगाओ, ये तो बहुत बढ़ने वाला है, तो ये अवॉइडेबल टाइप 1 एरर है, मैं इसको अवॉइड कर सकता हूं कि उसको कोई मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो ये वाले टाइप 1 एरर को कम करो। हाँ। अब इसमें और स्टेप एक आगे चलते। मान लीजिए देवांश ने कहा कि अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, अब उस कंपनी को कैसे पहचाने, उसका आंसर है by not taking on big risks. What is a big risk? It is not clear to me that a definition is possible or even desirable for a practitioner. Instead of defining big risk, let me describe the kind of situation we avoid at Nalanda. अब जैसे आपने पूछा कि बड़े बड़े रिस्क को हम पहचानेंगे कैसे, बोलते हैं बड़े बड़े रिस्क को हम नहीं पहचान सकते, मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है बड़े बड़े रिस्क का पहचानने का। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कौन कौन सी सिचुएशंस को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहला चीज़, बीइंग वैरी ऑफ क्रिमिनल क्रूक्स एंड चीट्स। क्रिमिनल्स मतलब जो क्राइम करते हैं, क्रूक्स मतलब जो पागल होते हैं, जो चोर टाइप के लोग, और चीट्स मतलब जो धोखा करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे दूर रहो। पीपल डोंट चेंज, स्पेशली क्रिमिनल्स, क्रूक्स एंड चीट्स। लोग बदलते नहीं हैं, खास तौर से जो लोग क्रिमिनल हैं, क्रूक्स हैं और जो चीट्स हैं। As permanent owners at Nalanda have no interest in a business owned or run by someone who defrauds customers, suppliers, employees और shareholders. बोलते हैं हमारी नालंदा कंपनी में हम ऐसे किसी भी आदमी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते हैं जो अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने शेयर होल्डर्स को डिफ्रॉड करता है, धोखा देता है। When we come across such a person, we don't ask if the business is cheap enough for रिस्क टू बी मिटिगेटेड। अगर ऐसा कोई बिजनेस हमारे पास आता है जो आदमी धोखेबाज है, अपने कस्टमर के साथ चीटिंग वीटिंग करके पैसा कमा लिया है और वो बोलता है हमारे साथ पैसा लगाइए, आपको बहुत पैसा कमा के देंगे, हमको उसके साथ बिजनेस नहीं करना, चाहे कितना भी सस्ता बिजनेस हो। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई आदमी चोरी करके आपको सामान बेचे। आपको एक आईफोन चाहिए, नॉर्मल आईफोन 1.5 लाख का आता है, वो बोलता है मैंने चोरी करके लाया हूँ और आपको मैं 50,000 का दे दूँगा या 20,000 का दे दूँगा। हम नहीं खरीदेंगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। We don't ask if we could persuade this individual to change. हम ये भी नहीं कोशिश करते हैं कि हम उस आदमी को बोलें यार बदल जा, धोखेबाज मत बन, चोर मत बन। हम नहीं करते। We don't think about other countries. We don't know about other countries, but in Indian capital market, I am sad to admit teams with dodgy and deceitful promoters, Indian parlance for largest or controlling shareholders. बोलते हैं दूसरे कंट्रीज़ के बारे में पता नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, चोर लोग हैं, धोखेबाज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को के शेयर होल्डर्स हैं।
As a result, we are highly vigilant and do not even start assessing the business fundamental until we have convinced ourselves that the promoters have impeccable integrity. ये लोग बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, हज़ारों करोड़ का, इसलिए बोलते हैं हम किसी भी कंपनी को तब तक एसेस भी नहीं करते, चेक भी नहीं करते, जब तक कि हमको ये नहीं पता चल जाता इस कंपनी का इम्पेकेबल इंटीग्रिटी है. ये क्या होता है इम्पेकेबल? बहुत स्ट्रॉन्ग आपस में रिलेशन. इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी. हर छोटी छोटी चीज़ में वो लोग बहुत ऑनेस्टली काम करते हैं, कोई चीटिंग नहीं करते. जब तक हमको ये नहीं समझ में आता तब तक हम उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं करते हैं, उसके ऊपर पेपर पे काम भी करना शुरू करते हैं. अ KPMG रिपोर्ट ऑन इंडियन प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री euphemistically claimed many risks are common to all emerging markets, political and regulatory uncertainty and weak corporate governance amongst them. KPMG एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कंसल्टिंग देती है. उसने बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली थी कि इंडियन प्राइवेट इक्विटी इंडस्ट्री, मतलब जिसमें कि आप लोगों से पैसा लेते हैं और कंपनीज में स्टॉक्स खरीदते हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पर क्लेम्स मेनी रिस्क्स आर कॉमन टू ऑल इमर्जिंग मार्केट्स. आप इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी अनसर्टनिटीज़ एंड वीक कॉरपोरेट गवर्नेंस. पॉलिटिक्स के साथ आपको चोरी चपारी करनी पड़ेगी, आपको घूस देना पड़ेगा. रेगुलेशंस मतलब गवर्नमेंट के जो नियम कानून हैं उसको तोड़ने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ बिजनेस कर सकते हैं. और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि वीक कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है. मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी के मालिक जो काम कर रहे हैं वो सब हमेशा शॉर्टकट्स लेते हैं, चोरी चपारी करते हैं. KPMG ने कहा देखो भाई इंडिया में काम करना है तो आपको अंडर द टेबल खर्चा करना पड़ेगा, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आएंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पर चोरी चपारी बहुत चलती है. ये उन्होंने रिपोर्ट निकाला. Many of these risks are more likely in India, even if they are not unique, such as working with family-owned businesses, investing IPO exits and compliance risks. This is a polite way of saying be aware of being swindled. कह रहे हैं साफ साफ यहाँ पर इंडिया में काम करना है तो बहुत जल्दी आपको धोखा देंगे लोग आपको. स्विंडल मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको चीट करके भाग जाएंगे अगर इंडिया में काम करना है तो. इसलिए वी एम्प्लॉय टू लेवल प्रोसेस फॉर दिस असेसमेंट. जब मैंने ये चीज़ पढ़ना शुरू किया था ना, बी वेरी ऑफ क्रिमिनल क्रूक्स एंड चीट्स, अचानक से मेरे मन में वो सभी लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मैं पूछने लगा कि क्या वो लोग क्रूक्स थे, चीट्स थे. जैसे मेरे बेचारे पापा आज तक अपने भाई के साथ बिजनेस करने को तैयार हैं, जबकि वो क्रिमिनल नहीं है लेकिन क्रूक और चीट हैं. उन्होंने अपने भाई को, सगे भाई को चीट किया है, लेकिन फिर भी उनके साथ बिजनेस करने को तैयार है. और मैंने ये रूल बना लिया है पिछले कई साल से कि मैं ऐसे आदमी के साथ बिजनेस नहीं करूँगा. हम लोग नागपुर से भी इसलिए वापस आ गए, वो आदमी क्रूक और चीट तो हमारे साथ नहीं था लेकिन किसी न किसी लेवल पे क्रिमिनल था. मुझे लगा कि हम लोग वो कर रहे हैं जो नालंदा कर रहा है. इट्स अ ग्रेट थिंग. मतलब मैंने नहीं चूज़ किया नागपुर से वापस आने का, बट एटलीस्ट मम्मी का जो विजडम था वो सही था. हम दो लेवल का असेसमेंट करते हैं. अगर हमने किसी को बोल दिया कि तुम देखो बताओ इस कंपनी के बारे में अच्छी है कि ख़राब, वो तो कर देते हैं, लेकिन एक और लेवल का असेसमेंट करते हैं. हम लोग फोरेंसिक डिलीजेंस एक्सपर्ट्स को लाते हैं जो अकाउंटिंग के बड़े माहिर लोग हैं, जो जाकर कंपनी का अकाउंट देखते हैं. उनके करने के बाद हम चेक करवाते हैं कि वो सीनियर मैनेजर्स का पास्ट कोई डूबियस पास्ट तो नहीं है. डूबियस पास्ट मतलब कोई धांधलेबाजी, किसने कोई चीटिंग वीटिंग की हो. ड्यूरिंग दिस पीरियड वी कंडक्ट आवर parallel diligence on the promoters and managers by sourcing the media, study annual reports, listening to their conference call recordings, reading their interviews and talking to people who have had personal and business dealing with them. हम क्या करते हैं, जाकर अपनी खुद की डिलीजेंस करते हैं. डिलीजेंस मतलब जांच पड़ताल करते हैं. उन सभी लोगों को बात करते हैं जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी मीडिया रिपोर्ट निकालते हैं, कहीं पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उनकी इंटरव्यू सुनते हैं, और इस तरह से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उनकी जान पहचान निकालते हैं. In almost half of the cases, we ask the external firm to further probe issues that have arisen during our diligence. For example, money leakage for large capex contract or cash payment to senior managers. हमें जानने की कोशिश करते हैं, क्या बताओ इस कंपनी में कहीं कैश का ट्रांजैक्शन किया गया है. कैश पता है क्यों दिया जाता है? ताकि किसी को पता ना चले. बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका अकाउंट बैंक में होगा,
गवर्नमेंट किसी भी कंपनी का, किसी भी इंसान का बैंक अकाउंट खोल के देख सकती है, लेकिन मैंने किसी को कैश दिया, घूस दिया, कोई प्रूफ नहीं है। तो हम देखना चाहते हैं कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, एनी लार्ज केपेक्स कॉन्ट्रैक्ट या कोई बड़ा सा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो और उसमें पैसे की चोरी हुई हो, ये सब हम चेक करने की कोशिश करते हैं। दिस डुअल चेक प्रोवाइडेड बाय आउटसोर्सिंग एंड इनसोर्सिंग हैज़ प्रिवेंटेड लॉट ऑफ हार्ड बर्न फॉर अस इन लेटर ईयर्स, ओवर द ईयर्स। तो इस तरह के चीज़ें डबल चेक करने से हमको बाद में एसिडिटी नहीं होती, टेंशन नहीं होता। मोर इम्पॉर्टेंटली इट हैज़ सेव्ड लॉट ऑफ मनी फॉर आवर इन्वेस्टर्स, और इससे भी ज़्यादा हमारे इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा बच गया। बट शुडंट दिस बी ऑब्वियस? लेकिन ये बात तो ऑब्वियस होनी चाहिए, ये तो हर आदमी को करना चाहिए। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंसाइटफुल अबाउट क्लेमिंग दैट वन नीड्स टू चेक फॉर promoters integrity before committing capital. You are right. Governance check in India should be par for the course. बोलते हैं आप सही कह रहे हैं, हर आदमी को पैसा लगाने से पहले चेक करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, बट दे आर नॉट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर भैया बहुत धांधलेबाजी वाला काम है, ये तो सब जगह है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई फ्लैट खरीदना है, तो इतना आप वाइट में देंगे, इतना ब्लैक में देंगे। मतलब 50 लाख का मकान है तो बोलेंगे ऐसा करिएगा, आप 20 लाख या 30 लाख कैश दे दीजिएगा और बाकी 50 लाख में से 20 लाख रुपए आप चेक से दे दीजिएगा। चेक से मतलब वो गवर्नमेंट को दिखाएंगे, उस पर हम टैक्स देंगे, बाकी हम टैक्स की चोरी कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, बिल्डिंग, ये सब बनता है रियल एस्टेट सेक्टर। इन इंडिया दीज टू इंडस्ट्रीज आर हाईली रेगुलेटेड, इसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत रेगुलेशन है। एंड लॉट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन आर रिक्वायर्ड इन प्लेथोरा ऑफ अप्रूवल्स, इसमें ढेर जगहों पर जाकर के ऑफिसेज में जाकर आपको कैश देना पड़ता है अप्रूवल के लिए। Hence, over the years, they have attracted a set of entrepreneurs who can successfully manage the system. इसी में आते हैं आपके अंबानी टाइप के लोग, वो ऐसे लोगों को मैनेज कर लेते हैं। अरे यार, जिसको जितना पैसा चाहिए दो और कॉन्ट्रैक्ट लो। Looking for the proverbial needle in the haystack would be a cakewalk compared to finding infrastructure real estate entrepreneur who don't mistreat minority shareholders. भैया अगर आप भूसे में सुई निकालने की कोशिश करेंगे वो आसान होगा, लेकिन इंडिया में ऐसे लोगों को कि जो दूसरों का नुकसान करके अपना फ़ायदा कमाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को खोजना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सबके सब वैसे ही, सब चीट हैं यहाँ पे। वी हैव चोजन टू अवॉइड दीज इंडस्ट्रीज कम्प्लीटली। इसलिए हमने भैया इंफ्रास्ट्रक्चर के और रियल एस्टेट के सेक्टर को ही बोल दिया, हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चोरी चपारी चलती है। When we launched Nalanda in 2007, it was a boom time for fundraising in real estate infrastructure sector. 2007 की बात चल रही है, मैं कहाँ था 2007 में, वहाँ 6-7 में मैं अपना काम धाम कर रहा था गाज़ियाबाद में। बब्बू की नौकरी लग चुकी थी, आप लोग पैदा हो चुके थे दोनों लोग, और उस समय चल रहा था रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मतलब रोड, बिल्डिंग और ये सब चीज़ों का खूब तेज़ बूम चल रहा था। फंड रेजिंग चल रही थी, पैसा इकट्ठा करके लोग बिल्डिंग बना रहे थे। अकॉर्डिंग टू मैकेंजी रिपोर्ट 2005-2008 रियल एस्टेट एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ ऑल पीई इन्वेस्टमेंट्स। पीई इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या है? पीई इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। मतलब नालंदा जैसे लोग जो हैं वो प्राइवेट इक्विटी लोगों का पैसा लेते हैं और लगवाते हैं। तो इसका 25% कहाँ जा रहा था मैकेंजी के हिसाब से? कहाँ पर? रियल एस्टेट में, ज़मीनों जायदादों में। अ रिलेटिवली लार्ज पोर्शन ऑफ दीज एंडेड अप डिजास्टर, और इसमें से बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया। पीई एंड पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। लोगों का, पब्लिक का और पीई का जो बड़ी बड़ी इस टाइप की कंपनीज थी, उनका अरबों रुपए खो गया। रियल एस्टेट रिटर्न ऑन एग्जिट वर 2%। जिन लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा लगाया और जब निकालने की कोशिश की तो खाली 2% उनको रिटर्न मिला। मतलब 1 करोड़ रुपये लगाया तो उनको 1 करोड़ 2 लाख रुपये मुश्किल से मिला होगा। ओनली 9% ऑफ द एनर्जी सेगमेंट इन्वेस्टमेंट कुड बी गेट एन एग्जिट। और जो एनर्जी सेगमेंट में पैसा लगाया, मतलब बड़े बड़े प्लांट जो बनाए गए हैं, उसमें केवल 9%, 100 में से खाली 9 लोगों को अपना पैसा वापस भी मिला, बाकी डूब गया। वन की रीज़न फॉर दिस अनफॉर्चुनेट आउटकम वॉज एडवर्स सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने गलत लोगों के साथ में पैसा लगाया, फंड मैनेजर्स ने। बट it would be hypocritical of me to complain about others when I too had fallen into the same trap.
बोलते मैं दूसरों की क्या बोलूँ, मैंने खुद ही गलतियाँ की। लेट्स गो बैक टू अ बिजनेस फॉर विच आई हैड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 million फ्रॉम वॉरबर्ग पिंकस एंड विच सीम टू हैव टिक्ड ऑल द बॉक्सेस। बोलते मैं जब उस कंपनी में काम करता था वॉरबर्ग पिंकस में, $50 million का एक मेरे पास प्लान आया कि एक कंपनी को $50 million लगाने हैं। हियर इज़ वॉट आई डिड नॉट टेल यू ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया। द गवर्नेंस चेक फ्रॉम द आउटसोर्स्ड फर्म हैड गिवन अ क्लीन चिट टू द प्रोमोटर। हमने किसी और कंपनी को बोला था देखो भाई इनके साथ हमको पैसा लगाना है तो चेक करो सही है कि नहीं। उन्होंने कहा एकदम सही है, क्लीन चिट दे दिया। बट आवर इंटरनल टीम हैड हर्ड सम इनफॉर्मल नेगेटिव बज अबाउट हिम। लेकिन जो हमारी अपनी खुद की टीम थी उन्होंने सुना था कि यार ये आदमी ना कुछ गड़बड़ी करता है। बज था, कुछ क्लियर न्यूज़ नहीं था। इट वॉजंट स्ट्रॉन्ग और अनइक्विवोकल बट इट वॉज बज नेवरदलेस। एकदम क्लियर नहीं था कि ये आदमी चोर है कि नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत लोग बताते थे। आई इग्नोर्ड इट, मैंने उसको छोड़ दिया। आई एम स्टिल नॉट श्योर वाई, मुझे अभी पता नहीं कि मैंने उस आदमी की न्यूज़ को क्यों छोड़ दिया। बट मे बी आई ट्रस्टेड आवर आउटसोर्स प्रोवाइडर मोर देन आई शुड हैव। लेकिन शायद जिन लोगों ने मुझे बताया कि वो लोग ठीक आदमी हैं उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया, उतना करना नहीं चाहिए था। मे बी आई हैड बिकम एरोगेंट ओइंग टू द रीसेंट सक्सेस, या शायद मैं सक्सेस की वजह से क्या हो गया था, घमंडी हो गया था। अरे ठीक है, मे बी आई वॉज टू डीप आफ्टर कंपीटिंग मेनी मंथ्स ऑफ डिलीजेंस, और मे बी ऑल, या तो मैं इतना ज़्यादा काम कर चुका था कि मुझे लगा और क्या यार कब तक चेक करते रहोगे, अब जल्दी काम शुरू करो, जल्दी पैसा दिलवाओ, या ये सब रीज़न होंगे। थक गए तब भी डिसीजन ले लिया। एट दिस स्टेज आई शुड हैव गॉन बैक टू आवर सर्विस प्रोवाइडर। मुझे अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास वापस जाना चाहिए था। आस्क देम टू डू मोर वर्क, मुझे उनको बोलना चाहिए था और चेक करो। $50 million कितना होता है पता है? 3,000 करोड़। 3,000 करोड़ लगने वाले थे और मैंने चेक ही नहीं किया, मुझे वापस जाना चाहिए था। आई डेंट डू ईदर ऑफ दीज थिंग्स। इट वॉज टू लेट बाय द टाइम वी डिस्कवर्ड दिस इंडिविजुअल शिनानिगन्स। जब हमको इस आदमी की शरारतें पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ही हैड सक्ड द कंपनी इन ड्राई, उसने हमारी कंपनी को चूस के सुखा दिया था। एंड वॉरबर्ग लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल इट्स मनी, और वो सारे 3,000 करोड़ हमारी कंपनी के ख़त्म हो गए थे। हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा किसने चूसा है हमारे पापा का पैसा? उनसे पहले और उनके बड़े भाई, बुढ़दा वाले दादा से भी सबसे ज़्यादा बड़ा विलन बीजू के पापा है। पापा जब चले गए थे वहाँ अबू धाबी चले गए थे तो उस समय कुछ पैसा देकर गए थे मम्मी को कि खाने पीने का रहेगा, पैसे एकदम ख़त्म हो गए थे। मुझे बहुत फेंट याद है कि मम्मी बेचारी उनके घर गई कि वो पैसा दे दो, उन्होंने कहा अभी मेरा ट्रक वक कहीं फंस गया है, वो पैसा चाहिए मुझे, निकाल के दे दूँगा। गई वापस मांगने के लिए कि पैसा दे दो, बोलते हम आपको जानते नहीं, प्लीज़ निकल जाइए हमारे घर से। रोते रोते वापस आ गई। फिर पापा ने कहीं किसी फ्रेंड को बोला कि कुछ पैसे दे दो, तब जा करके हम लोगों को रोटी वोटी मिली। इसलिए पापा घर छोड़ के गए भी थे कि फॉरेन नौकरी के लिए, घर में पैसे नहीं होते थे, बहुत गरीबी थी। उसके बाद से पापा ने कम से कम उनको पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन मुझे याद था मम्मी फिर भी 100-200 रुपये उनको देती रहती हैं, लेकिन वो याद है मुझे, बातचीत भी करते हैं। तो इस आदमी ने जब ये कहा ना कि उसने हमारे नालंदा को सक करके सुखा दिया, ऐसा ही पापा के भाई उनको सक करके सुखा देते हैं। वी नेवर इन्वेस्ट अनलेस वी आर फुल्ली एंड एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद द गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। हम ऐसी किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाते हैं जब तक कि हम पूरी तरह से और एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड नहीं हैं गवर्नेंस के स्टैंडर्ड से, मतलब वो कंपनी का काम धाम करने का तरीका साफ सुथरा है कि नहीं। वी हैवेंट लॉस्ट अ सिंगल डॉलर एट नालंदा येट ऑन डॉजी प्रमोटर्स। अब उसके बाद से हमने किसी गलत प्रमोटर की वजह से एक भी पैसा नहीं खोया है। बट दिस डजंट मीन वी विल नेवर विल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। बट इफ़ वी एवर डू इट विल नॉट बी बिकॉज वी डिडंट डू आवर बेस्ट। लेकिन फ्यूचर में अगर हमारा पैसा लॉस होगा तो कम से कम कोशिश करके चेक ज़रूर करेंगे। अगर फिर उसके बाद भी हो गए तो अब क्या कर सकते हैं। Some investors may object that if the company's survival is not under threat owing to the bad behavior of the promoter, investing in somewhat shady businesses at a very cheap valuation may be good way of making money over the medium to long term. कुछ लोग बोलेंगे यार अगर चलो थोड़ा बहुत चीटिंग भी नहीं कर रहा है लेकिन उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, कमा लो, क्योंकि वो चीप कंपनी है, अच्छा रेट पे मिल रहा है। The fact remains that there are some well-known dodgy businesses in India
whose stock prices have done reasonably well over the past few years. और सच्चाई भी है, पिछले कुछ सालों में डॉजी बिजनेसेस कुछ हैं जो चोरी छिपारी करते हैं और उनका स्टॉक में बहुत रेट बढ़ा है. बट वी हैव नेवर प्लेड द गेम एंड नेवर विल. लेकिन उनके साथ हमने कभी गेम नहीं खेला है और ना ही तो खेलेंगे. Our philosophy of permanent ownership requires demands that we partner only with promoters of highest integrity. हमारा जो फिलॉसफी है अपने नालंदा में वो यही है कि हम ऐसे लोगों के साथ डिमांड करता है कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनकी इंटीग्रिटी हाईएस्ट क्वालिटी की हो. एंड सो दैट इज़ व्हाट वी डू. और इसलिए हम ऐसा करते हैं. ये तो आसान था इसको समझना. इसके बाद के जो तरीके हैं ना, ये सारे के सारे तरीके क्या हैं टाइप 1 एरर को अवॉइड करने के लिए. अगर मैं देखता हूँ पापा के भाई लोग बात करते हैं, अरे यहाँ पर हम चीटिंग करके थोड़ा पैसा निकाल लेंगे, गवर्नमेंट की स्कीम से निकाल लेंगे, वो सब ऐसे ही डॉजी बिजनेस के आइडियाज़ देते हैं. तो मैं तो उसे और भी नहीं करूँगा. अब इसके नेक्स्ट वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसके ज़रिए वो लोग टाइप 1 एरर यूज़ करते हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अवॉइडिंग टर्न अराउंड्स, डिटेस्टिंग डेट और इग्नोरिंग MA junkies, not predicting where the puck will be. देखो सिंपल भाषा में आज की क्लास का नेट रिजल्ट ये है, धोखेबाजों से दूर रहने के लिए आपको एक्स्ट्रा चश्मा लगाना पड़ेगा. और हमें ज़्यादा कोशिश करना चाहिए टाइप 1 एरर कम करने. वेरी गुड. बी अ ग्रेट रिजेक्टर. कंपनीज में वजह खोजो कि क्यों रिजेक्ट करना चाहता हूँ मैं. इसलिए कल जब आपने किताब मुझे दिखाई, पहले मुझे लगा इसका कवर ख़राब है. आपने कहा किताब पुरानी है, फिर मैंने देखा तो कवर ख़राब है. फिर मुझे लगा कम से कम इंडेक्स तो देखूँ इसके अंदर में इंडेक्स सही है कि नहीं. इंडेक्स था ही नहीं. फिर जब मैंने चैप्टर पढ़ा मैं देख रहा हूँ उस पर लिख रहा है महाभारत और पता नहीं क्या मंगाया है, नॉन फिक्शन मैथ्स और साइंस की किताब, उसमें महाभारत के कैरेक्टर का नाम है. तब जाकर के मैंने तुरंत हम लोगों ने कहा नहीं तो क्या करते हम लोग, चलो अच्छी किताब है पढ़ने के लिए बाद में पढ़ लेंगे, रख दिया होता और फंस जाते. ये समझ के चलिए कि अब हम लोग किसी भी स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो उसको हम नाम लिखेंगे और उसके न्यूज़ को सुनते रहेंगे ताकि उसमें अगर सही नहीं है तो उसमें से एग्जिट कर सकें. ठीक है.